ये 14 किलोमीटर का गैप देखना, इसमें आज तक कोई भी देश एक ब्रिज नहीं बना पाया है। ये है मिराडोर डेल एस्ट्रैको, स्पेन का एक सीनिक व्यू पॉइंट, और वो है माउंटेन जेबेल मूसा, एक अफ्रीकन कंट्री मोरक्को का सबसे फेमस माउंटेन, जो एक यूरोपियन देश स्पेन से साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि स्पेन और मोरक्को के बीच में ये जो स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर है, इसकी चौड़ाई सिर्फ 14 किलोमीटर है। यानी मुंबई से नवी मुंबई जितना डिस्टेंस, या शायद उससे भी कम। बिना ट्रैफिक के आप इसे बड़े आसानी से आधे घंटे में पार कर सकते हो। इसका मतलब यह हुआ कि इन दोनों भी देशों के बीच में मौजूद स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर पर एक ब्रिज या फिर एक टनल बन जाए तो यूरोप से अफ्रीका सिर्फ आधे घंटे में पहुंचा जा सकता है। जस्ट इमेजिन, ये सिर्फ 1 लाख शिप्स और 18,000 ऑयल टैंकर्स गुजरते हैं। आप सोचो, पूरी दुनिया का 33% ऑयल एंड गैस, 50% ट्रेड, और यूरोपियन यूनियन का तो 80% मर्चेंडाइज ट्रेड, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स, रॉ मटेरियल्स, क्लोथिंग, ऑटोमोबाइल्स, सब कुछ इसी 14 किलोमीटर के पतले से दरार से गुजरता है, जिस पर यूरोपियन, अफ्रीकन और एशियन कई सारे देश हेवीली डिपेंडेंट है। ब्रिज बना के बैठा है हांगकांग जुहाई मकाऊ ब्रिज, जो भी सिर्फ 9 सालों में ही बनकर खड़ा भी हो गया, जो यूके के फोक्सटोन टाउन को फ्रांस के कोक्वेल से जोड़ता है। ये 1990s में बना था, लॉन्गेस्ट टनल इन द वर्ल्ड है, बट इसके बावजूद ये सिर्फ 6 सालों में ही बनकर तैयार हो गया। लेकिन स्पेन और हेरेंट नेक जैसे कंपनीज को तो इसका कॉन्ट्रैक्ट भी मिल चुका है, जिन्होंने स्विस एल्प्स जैसे इम्पॉसिबल टेरेन्स में भी ऐसे चमत्कार करके दिखाए। The world's longest train tunnels, 57 kilometers long under the Swiss Alps, and cost 11 billion euros to build. The Gotthard-based train tunnel has been a dream of the Swiss people for over a century. गहराइयों में डूब जाता है। एक जर्मन आर्किटेक्ट हरमन सॉर्गेल ने एक डेयरिंग प्लान प्रपोज किया, पूरे मेडिटेरेनियन सी को खाली करके एक नया कॉन्टिनेंट एटलांट्रोपा बनाने का प्लान। उनका आइडिया सिंपल था कि अगर स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर पर एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बनाया जाए, मेडिटेरेनियन सी के पानी को लगभग 660 फीट तक कम कर दिया जाए, तो इससे कोस्टल एरियाज का सबमर्ज लैंड रिक्लेम करके एक नया लैंडमास एटलांट्रोपा बनाया जा सकता है, जिससे अफ्रीका और मेडिटेरेनियन सी का वाटर लेवल कम किया तो उससे कनेक्टेड रेड सी का वाटर मेडिटेरेनियन के सी पर एक डैम बांधने के लिए उन्हें आसपास के इलाकों में भी कम से कम 7 डैम्स बनाने होंगे, जैसे टर्की ग्रीस बॉर्डर पर डार्डेनल्स डैम, जो ब्लैक सी के पानी के लेवल को कंट्रोल करेगा, फिर सिसिली टूनिशिया के बीच एक डैम जो मेडिटेरेनियन सी के इंटीरियर्स में पानी के बहाव को और अच्छे से मैनेज करेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। हरमन ने प्रपोज किया कि इन दोनों भी समुद्रों के बीच मौजूद सुएज कैनाल को एक्सपांड करके उसमें लॉक चेंबर्स को इंस्टॉल किया जा सकता है, जिससे शिप्स 2 अलग वाटर लेवल्स के पानी में भी तैर सकती है। सो हरमन के प्लान के मुताबिक रेड सी और ड्रेन्ड मेडिटेरेनियन सी के बीच में एक सीरीज ऑफ लॉक चेंबर्स बनाया जाता, जिस पर जैसे ही शिप एंटर करती, चेंबर का दरवाजा बंद हो जाता, फिर उस चेंबर के अंदर मौजूद पानी को फिल या फिर ड्रेन किया जाता डिपेंडिंग अपॉन द लेवल, और फिर चेंबर ओपन किया जाता, जिससे शिप आसानी से एक हाई लेवल रेड सी से लो वाटर लेवल मेडिटेरेनियन सी तक पहुंच सकती थी। ये सेम सिस्टम आज पैनामा कैनाल में भी यूज होता है और सक्सेसफुल है। सो ऑल इन ऑल, दम तक लोगों को अपने लेक्चर्स, एग्जीबिशंस और किताबों के जरिए यूरोप और अफ्रीका की काया पलट देने वाले ख्वाब दिखाते, और लीग ऑफ नेशंस में लगातार लॉबिंग करने के बावजूद भी डैम्स खड़े करना, वो भी अटलांटिक और मेडिटेरेनियन जैसे टर्बुलेंट सी में, ऑल्सो पूरे मेडिटेरेनियन सी को ड्रेन करने से जिस स्केल पर वहां के सेंसिटिव इकोसिस्टम्स और एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचेगा, से ये अर्ली 1920s की बात है, जब आज की तरह आधुनिक कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल नहीं थी। और इसीलिए फिर 1952 में हरमन के मौत के साथ ही प्रोजेक्ट एटलांट्रोपा की कहानी को भी, और मोरक्को के इतिहास में एक ऐसा मोड़ आ गया जिसने पूरी कहानी की करवट ही बदल दी। देखो, 19 की हालत बहुत ही खराब थी। इकोनॉमिक डाउनफॉल और रेगुलर मिलिट्री कूच से स्पेनिश लोग परेशान हो गए थे, मगर फिर दिसंबर 1978 में स्पेन में डिक्टेटरशिप हट गई और मोनार्कियल डेमोक्रेसी आ गई। हुआन कार्लोस द फर्स्ट देश के नए राजा बने और एडोल्फो सुआरेस स्पेन के प्राइम मिनिस्टर। 79 में मोरक्को के राजा हसन द सेकंड और स्पेन के राजा हुआन कार्लोस द फर्स्ट ने एक एग्रीकल पाई, तो किसी में सोनार ओशन फ्लोर का डेप्थ ही डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था, और इसके पीछे का मेन रीजन था चोक पॉइंट है, जिसके राइट साइड में है मेडिटेरेनियन सी, जो इक्वेटर के नजदीक है और इसीलिए उसमें वार्म वाटर है, और लेफ्ट साइड में है अटलांटिक ओशन, जो आर्कटिक के बर्फ का पिघला हुआ कोल्ड गर्म पानी हल्का होने की वजह से ऊपर उठता है और ठंडा पानी नीचे डूबता है। ये टेम्परेचर और डेंसिटी का फर्क
स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शन करंट्स बनाते हैं जिसे साइंटिफिकली अपवेलिंग कहते हैं। इससे स्ट्रेट अनगिनत बवंडरों से भर गया हो। वहां पर सरफेस करंट्स की स्पीड मिनिमम 11 किलोमीटर पर आवर की होती है और इसीलिए पर्टिकुलरली स्ट्रेट मान लो 108 किलोमीटर पर आवर को भी जोड़ लोगे तो सोचो ऐसे में एक जहाज के लिए पानी के बीचों बीच एक जगह पर खड़ा होकर सर्वे करना कितना, सिर्फ 14 किलोमीटर का। और दूसरा रूट वेस्ट में था थ्रेशहोल्ड रूट, पुंटा पैलोमा और पुंटा मैलाबाटा के बीच, जिसका डिस्टेंस 28 किलोमीटर्स है। अब एक तरफ जब दुनिया कन्वेंशनल स्टील और कंक्रीट से ब्रिजेस को बना रही थी, तब यूजीन ने प्रकृति से प्रेरित होकर द फ्लोटिंग ब्रिज कॉन्सेप्ट की नींव रखी, जो द शॉर्टेस्ट रूट कैनियन रूट पर बन सकता था। कंक्रीट, स्टेनलेस स्टील और एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम के मिश्रण से बनाने की प्लानिंग की थी, जो अपनी के भयंकर बहाव को झेलने के लिए सुई के ब्रिज का डिजाइन एक मछली की तरह था, जिसमें रीढ़ की हड्डी की तरह एक ही मेन स्पाइन होता, जो ब्रिज प्री मेड ब्लॉक्स अटैच होते जो एक दूसरे से लूजली कनेक्टेड होते, ताकि पानी के बहाव में ब्रिज झूलते हुए तैरता, जिससे वो शॉक्स को एब्जॉर्ब करता और टूटता नहीं। प्लस इसके दोनों छोर ट्रिपल केबल्स के सहारे किनारों से बंधे होते, जिससे ब्रिज और ज्यादा फ्लेक्सिबल बन जाता। सुई का सपना सिकेक्सा और स्नेड के रिसर्च से स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर की समुद्री तल के बारे में भी कुछ ऐसी बातें सामने आई, जिसने सुई और कई सारे इंजीनियर्स के सपनों पर पानी फेर दिया। सर्वे की डिटेल रिपोर्ट से दिख रहा है ना, 14 किलोमीटर वाला, उसकी गहराई 800 मीटर्स है, यानी कि आईफिल टावर को 3 बार एक के ऊपर एक खड़ा करने के बाद जितनी हाइट होगी, यहां पर समुद्र उतना गहरा है। अब इसे अगर मैं यूके और फ्रांस के बीच बना 50 किलोमीटर लंबा इंग्लिश चैनल से कंपेयर करूं ना, तो वहां का सबसे डीपेस्ट पॉइंट भी सिर्फ 180 मीटर्स गहरा है। लेकिन अगर ब्रिज बनाना हो तो उस ब्रिज का हर एक पिलर 3 आईफिल टावर जितनी हाइट का बनाना पड़ेगा, और 100 मीटर नीचे एक टनल खोदना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। जस्ट फॉर कंपैरिजन लेवल से सिर्फ 292 मीटर्स नीचे है। अगेन कैनियन रूट या दिख रहा है, ये है ब्रेकिया। स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर पर बड़े बड़े गड्ढे हैं जिसमें ब्रेकिया और क्ले भरा हुआ है। ब्रेकिया बेसिकली एक क्ले जैसे मैट्रिक्स में छोटे छोटे पत्थर, ब्लॉक्स और स्टोन स्प्लिंटर्स का मिश्रण जैसा होता है, जिसकी पोरोसिटी काफी हाई होती है और इसीलिए वो नेचुरली बहुत ही वीक होते हैं। इनफैक्ट लिथोलॉजी में ये सबसे वीकेस्ट छोटे छोटे पत्थर मिले हुए हो। अब ऐसा ब्रिज एक झटके में ही कोलैप्स हो जाएगा। इसके विपरीत इंग्लिश चैनल के प्रोजेक्ट में समुद्र का तल चौक माल पत्थरों का बना हुआ था, जो काफी स्ट्रॉन्ग होता है और ब्रिज के पिलर्स को अच्छे से विथस्टैंड कर सकता है। के तल में आपको ये ग्रे शेड दिख रहा है, ये क्ले और ब्रेकिया की परत के जस्ट नीचे वाला लेयर है, जो कड़ी चट्टानों से बना हुआ है, जिस वजह से इस ऐप को ध्यान से देखना। स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर के ठीक नीचे 2 कॉन्टिनेंटल प्लेट्स, अफ्रीकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट का फॉल्ट लाइन है, यानी इस रीजन में ये 2 जायंट प्लेट्स एक दूसरे को कॉन्स्टेंटली घिस रहे हैं। ये एक फ्रिक्शन पॉइंट है और इसीलिए ये पूरा रीजन एक एक्टिव साइस्मिक जोन है, जहां पर द इनफेमस लिस्बन अर्थक्वेक भी आया था, जिसमें एस्टिमेट्स के हिसाब से करीब 60,000 लोगों की मौत हो गई थी। आज भी इस रीजन में रेगुलर ट्रेमर्स आते रहते हैं। अब ऐसे ब्रिज के कुछ पिलर्स यूरेशियन प्लेट में गड़ेंगे तो कुछ अफ्रीकन प्लेट में, सो माइल्ड ट्रेमर्स भी अगर आ गए तो ब्रिज के पिलर्स ताश के पत्तों की तरफ बिखर जाएंगे। और वैसे भी फ्रिक्शनल फोर्स तो है नहीं, बिकॉज क्ले जैसी मिट्टी है। साइस्मिक मोशन को इजीली हैंडल कर सकते हैं। चैनल टनल में भी शॉक एब्जॉर्बर्स एंड बफर सिस्टम्स है अर्थक्वेक प्रोन एरिया में होने की वजह से, मगर और फोलाज को भी प्रॉब्लम्स आ रही थी। कभी हार्ड रॉक्स की वजह से ड्रिलिंग मशीन टूट जा रही थी, तो कभी ओशियनिक करंट्स शिप को एक जगह पर एंकर नहीं करने दे रहे थे, जिस वजह से रॉक और सरफेस में ड्रिल अटकने की वजह से ड्रिलिंग स्टार्ट करते ही पूरी जहाज वाइब्रेट करने लग रही थी। सो बेसिकली सो बेसिकली ऑफ गिब्राल्टर के सी ट्रैफिक को भी कंसिडर करना होगा। गिब्राल्टर वन ऑफ द बिजिएस्ट शिपिंग लेन्स ऑन द प्लैनेट है। ह्यूमंगस टैंकर्स, कंटेनर शिप्स एंड इवन जायंट एयरक्राफ्ट कैरियर्स ट्रैफिक बिल्कुल भी इफेक्ट ना हो, लेकिन ब्रिज के पिलर्स 900 मीटर्स अंडर वाटर बिल्ड करना अपने आप में एक चैलेंज है। अब इसमें अगर 70 मीटर थ्रेशहोल्ड रूट जो 28 किलोमीटर लंबा है, उसे इस प्रोजेक्ट का प्राइमरी रूट बनाएंगे। ऐसा इसीलिए क्योंकि 2005 में एक रिसर्च शिप किंगफिशर 05 ने एक ऐतिहासिक खोज की थी। इस शिप ने देखा कि इस रूट की सबसे बड़ी खासियत थी कि यहां पर गहराई 900 मीटर्स नहीं बल्कि सिर्फ 300 मीटर है। दूसरी बात, यहां पर जो क्ले और सैंड लेयर्स है ना, वो सिर्फ 400 मीटर्स तक ही है, यानी शॉर्ट रूट जितना गहरा नहीं।
ऑल्सो इस रीजन के ब्रिज नहीं बल्कि टनल बनाने की कोशिश की जाएगी, वो भी 3 टनल्स। सेंटर वाला टनल सर्विस टनल होगा जो कुछ भी रिपेयर वर्क और बाकी काम के लिए यूज किया जाएगा, और बाकी दोनों टनल्स पर रेलवे ट्रैक्स होंगे जहां से मोरक्को से स्पेन के इन पॉइंट्स के बीच ट्रेन्स गुजरेगी। अब एस्टिमेट्स के हिसाब से एक बार ये टनल लंका से मैड्रिड पहुंचने के लिए 12 घंटे लगते थे, वो इस टनल की मदद से कम होकर सीधा 5.5 घंटे पर आ जाएंगे। इसी वजह से कि राजा ने मोरक्को के सालों पुराने जख्म को वापस कुरेद दिया। स्यूटा और मेलीला वो टेरिटरीज है जो वैसे तो मोरक्को के बॉर्डर के अंदर उसकी जमीन पर है, पर इसे कंट्रोल स्पेन करता है। सो पहले मोरक्को भी स्पेन की एक कॉलोनी हुआ करती थी जिसे 1956 में स्पेन ने आजादी दे दी, पर स्यूटा और मेलीला को स्पेन ने अपने कॉलोनियल रूल के अंडर ही रखा हुआ है। तब से स्पेन ने बड़े ही स्ट्रेटेजिकली मोरक्को के 2 सबसे वांटेज लोकेशंस को अपने पास रखा था, क्योंकि स्यूटा और मेलीला ये दोनों ही गिब्राल्टर स्ट्रेट की ओपनिंग के बिल्कुल नजदीक है। मगर 2008 में स्पेन के राजा ने स्यूटा और मेलीला को विजिट किया। अब इससे मोरक्को को गुस्सा आया और रिटेलिएशन में मोरक्को ने तुरंत अपने स्पेन में डिप्लॉयड एम्बेसडर को वापस बुला लिया और स्पेन और मोरक्को लिंक के प्रोजेक्ट को वहीं पर पॉज पे डाल दिया ताकि एक रिबेल लीडर को उनके देश में मेडिकल ट्रीटमेंट लेने की परमिशन दे दी। अब जाहिर है इससे मोरक्को फिर डिप्लोमेटिक रिलेशंस की वजह से अटका पड़ा हुआ है। आज अमेरिका, यूके, चाइना, इंडिया, पूरा यूरोप, ऐसे कई देश मिलकर स्पेन और मोरक्को पर दबाव डाल रहे हैं कि जल्द से जल्द दोनों देशों को जोड़ने का काम करो, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर की लोकेशन एकदम स्ट्रेटेजिक है। ये स्ट्रेट यूरोप और अफ्रीका को जोड़ने वाला इकलौता शॉर्टकट रूट है जहां से, जैसे मैंने बताया, दुनिया का 33% ऑयल और गैस, 50% ट्रेड और ईयू का तो 80% मर्चेंडाइज ट्रेड गुजरता है। इस पर ये रूट ब्लॉक हो जाता है तो विश्व के इतने सारे देशों का ट्रेड और उनकी देश की इकोनॉमी हेवीली इफेक्ट होगी। और इसीलिए एक ऑल्टरनेट है कि सभी मेट्रोपॉलिटन सिटीज को छोड़कर अंडमान और निकोबार आइलैंड्स पर इतना पैसा क्यों सरकार खर्च कर रही है, और उस प्रोजेक्ट का विजन एग्जैक्टली क्या है? वेल, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग।